सर, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आप लोग नहीं शिरकत कर रहे? कोई शुबा आप उठा लीजिए, अगर वर्कर्स और क्लर्क्स एसोसिएशन और जो सैलरीड क्लास है वो बाहर निकल आई तो उनको रोकेगा कौन और उनको मुतमईन कौन करेगा और उनकी जो मसाइल हैं उनको हल कौन करेगा। जिन लोगों को परवाह नहीं है उनकी बिजली मुफ्त है, जिनको परवाह नहीं है उनका किचन मुफ्त है, जिनको परवाह नहीं है उनकी गाड़ी मुफ्त है, जिनको परवाह नहीं है उनका इलाज मुफ्त है, जिनको परवाह नहीं है उनके दौरे मुफ्त हैं, जिनको परवाह नहीं है उनके सबके जॉब पेंशनेबल है। ये तो 2 दिन अंदर नहीं जाते और रोना शुरू कर देते हैं। फलां ने 450 दिन गुजारे, 350, 170, 200 व्हाटएवर। वो नूरा जेल थी, जैसा नूरा कुश्ती होती है, पता लगता है लोगों को कोई लड़ रहा है तो वो तो जेल यात्रा तो हो सकती है, वो कैद नहीं थी। मीडिया मैनेज हुआ? शदीद हुआ नहीं है। There's a blackout of इमरान खान अभी भी प्रैक्टिकली। सर, ये सरों पर कपड़ा डालकर अदालतों में पेश करना, बुजुर्ग सियासतदानों को धक्के देना, जिनको उठाया जाता था तो जो मोसाद था उस वक्त का वो लोगों के मुंह के ऊपर कपड़ा डालता था। सियासी कैदी आप अबुल कलाम आज़ाद का खालिक दीना हॉल में हुआ कराची में, जी जी जी, ट्रायल हुआ बाकायदा, तो मुंह पे कपड़ा फरंगी राज में नहीं डाला गया। From the Islamabad studios of Bol Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। पाकिस्तान के अंदर एक तरफ जेल भरो तहरीक की बात की जा रही है, दूसरी जानिब पाकिस्तान में IMF का मिशन बैठा है, तीसरी तरफ पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला लेते हैं। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर जहां एक तरफ लोगों को कैद किया जा रहा है, दूसरी तरफ लोग खुद कैद होना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने जेलें भर देनी है, और तीसरी तरफ जब तमाम जमातें इत्तेहाद में बैठते हुए हुकूमत चला रही हैं तो वो कौन सी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, इसके ऊपर बात करना बनती है। और आज के नेशनल डिबेट के इंतहाई मोहतरम मेहमान पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान, सीनियर कानूनदान, माहिर आइन और कानून जनाब डॉक्टर बाबर आवान साहब। सर, वेरी वार्म वेलकम टू द शो। सर, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आप लोग नहीं शिरकत कर रहे? उससे पहले अगर आप इजाज़त दें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो मैं एक पर्सपेक्टिव है छोटा सा 3-4 लाइनों का, वो मैं आपके ज़रिए से कौम के सामने रखता हूँ। पहला ये है सर कि जो शौकत तरीन को भेज के इमरान खान ने उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी उनको ये समझाया था, और वो जाके मिले थे साबिक आर्मी चीफ से कि पाकिस्तान मुआशी तौर पे वहाँ खड़ा है जो बड़ा वल्नरेबल है, वॉलेटाइल है, और बड़ी मुश्किल से 3.5 साल के अंदर हमने इसको स्टेबलाइज़ किया है। उठना शुरू नहीं हुआ बल्कि चलना शुरू हो गया, तो ये बर्बादी निकल जाएगी। आज वो बर्बादी आपके सामने है। सर, कोई शुबा आप उठा लीजिए, जो ख़ास तौर पे मुझे अब जो दरपेश ख़तरात हैं उनमें से सबसे बड़ा ख़तरा ये है कि अगर वर्कर्स और क्लर्क्स एसोसिएशन और जो सैलरीड क्लास है वो बाहर निकल आई तो उनको रोकेगा कौन और उनको मुतमईन कौन करेगा और उनकी जो मसाइल हैं उनको हल कौन करेगा। पहली बात, वो इस तनाजुर में बहुत शदीद उनमें इश्तियाल पाया जाता है कि जो चंद हज़ार लोग हैं जो ग्रेड 17 से 22 वाले, उनके लिए 150% अलाउंस इस गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। साथ उनकी गाड़ियाँ, साथ उनकी अय्याशियाँ, एक तरफ ख़जाना खाली है, दूसरी तरफ झोलियाँ भरी हुई हैं। ये डायकोटमी है। तीसरी जो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बात है कि इस चोरों के निज़ाम के ऊपर जो IMF है उनको भी मालूम है कि फ्यूचर किसके साथ है, इसीलिए आपको पता ही है ना क्या कहा जा रहा है कि आप भी दस्तखत कर दीजिए। जी जी। दूसरा, जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं उनको मालूम है कि किस मुल्क के अंदर किसके कितने पैसे पड़े हुए हैं। वो तो एसेट मैनेजमेंट और एसेट रिकवरी के लॉज दुनिया के अंदर बहुत शदीद हैं। सिवाय गरीब मुल्कों का लूटा हुआ जो पैसा वहाँ लेके जाते हैं, वो कराची से कोई लूटने वाला चला जाए या वो कोई रायविंड से लूटने वाला चला जाए, उनको वो नहीं पूछते। बाकी अपने यहाँ उनके कानून अपने लोगों के लिए बड़े शदीद किस्म के और सख्त किस्म के। सर, ऐसे में पाकिस्तान की जो ज़िम्मेदारान हैं वो सेल्फ डिनाइल में अपनी ज़ात का इनकार, नफ़ी ज़ात नहीं, अपनी ज़ात का इनकार, जहाँ वो खड़े हैं उस जगह आप अगर गौर से देखें तो जिन लोगों को परवाह नहीं है उनकी बिजली मुफ्त है, जिनको परवाह नहीं है उनका किचन मुफ्त है, जिनको परवाह नहीं है उनकी गाड़ी मुफ्त है, जिनको परवाह नहीं है उनका इलाज मुफ्त है,
जिनको परवाह नहीं है उनके दौरे मुफ्त हैं, जिनको परवाह नहीं है उनके सबके जॉब पेंशनेबल हैं। ये लेकिन ये कितने लोग हैं पूरे पाकिस्तान में? गिने चुने 2 मिलियन लगा लें आप, ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 मिलियन भी अगर लगाएं तो वो 22 करोड़ का क्या परसेंटेज बनता है? कुछ भी नहीं है। बाकी जो है उनको उनके नसीब पे छोड़ा जा रहा है। और जो जिसको लाया गया था, यहाँ से ले जाया गया और लाया गया सरकारी जहाज़ में, वो डॉलर मैन जब अब उससे बात करें तो वो कहता है कि अब पाकिस्तान को बचाना कुदरत के हाथ में है। ये वो बात थी जो वो कौन था को हमने कहने की कोशिश की, और अब वो बात सबके हाथ से तकरीबन खिसक के फिसल के निकल चुकी है। जिससे गलती, मुझसे गलती हुई है, आई एम सॉरी, आपसे गलती है, यू विल बी सॉरी, दिस इज द बेस्ट वे। यस। कौमों के जिम्मेदार उनकी अना अफराद वाली नहीं हो सकती, उनकी सोच अफराद वाली नहीं। फ़र्द को गुस्सा आ सकता है, कौम के ज़िम्मेदार को गुस्सा नहीं आना चाहिए। वो अपनी ज़ात के लिए थोड़ा ही जी रहा है, वो अपनी नौकरी के लिए जी रहा है, अपनी ड्यूटी के लिए जी रहा है, तो वो कौम है ना सारी। तो इसलिए इस वक्त भी अभी थोड़ा सा टाइम अगर कोई विंडो बचती है तो वो यही है कि इंतखाबात फ़ौरन हो जाए। अब आपने कहा कि जो जेल भरो तहरीक, जेल भरो तहरीक की जो हिंदुस्तान, मुत्तहिदा हिंदुस्तान के ज़माने से सियासत है, उसकी अपनी एक तारीख़ रही है। और जेल भरो तहरीक वो बरतानवी राज के ख़िलाफ़ आज़ादी के लिए लोगों ने जेल भरो की। उसके बाद फिर जेलें भर दी गई मशरक़ी पाकिस्तान में, चिटागांग से लेकर ढाका तक। और फिर उसके बाद जो इंडिया के अंदर एक से ज़्यादा दफ़ा किसानों ने भी जेल भरो तहरीक वहाँ पे चलाई, नक्सलाइट्स ने वहाँ पे जेल भरो तहरीक चलाई। और जो उनके लगती हैं वो रियासतें, जिनमें एक रियासत में जाके अभी उनका हेली क्रैश हुआ था, उनका आर्मी चीफ एक साबिक जो था वो मरा, तो वो सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ ये तहरीकें चलती रही हैं। पाकिस्तान में चूँकि सहूलत पसंद जो तबकात हैं उनके लिए ये नया कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है। अच्छा, मेरे ख्याल में दूसरी बात कहने वाली ये है कि इमरान खान ने जो उनकी ज़ाती, मैं आपको बात बता देता हूँ, वो कहते हैं कि जेल भरो तहरीक का, अब पार्टी ने फैसला करना, वो कहते हैं जेल भरो तहरीक का आगाज़ ज़मान पार्क से होना चाहिए। अच्छा, मतलब वो ही कुड बी द फर्स्ट पर्सन। वो क्या कहते हैं, मैंने आपको बता दिया। वो कहते हैं कि जेल भरो तहरीक का आगाज़ ज़मान पार्क से होना चाहिए। और लोग वहाँ ज़मान पार्क में बेशुमार बैठे हुए हैं, और इमरान खान भी हैं, जो वो तो लीड करेंगे। लेकिन जो मैं आप सिंबलिज्म की बात है वो ये कब तक स्टार्ट हो सकती है? जिस सिंबलिज्म की बात एक में कह के मैं फिर जी उसके लिए तैयारियां हमारी मुकम्मल हो रही हैं। इट कैन टेक डेज। जो तैयारियां हैं वो नीचे शहरों में, तहसीलों में, हल्का वाइज जो प्रोविंशियल असेंबली है वहाँ भी तैयारियां हैं, और बाकी जगह भी तैयारियां हैं। इसका ये दूसरा पहलू था। जो तीसरा पहलू है वो सबसे बड़ा है सर, कि जो लोगों को डराया जा रहा है ना, फलाने को उठा लिया, जमील फारूकी को उठा लिया, तो बैठे हैं आपके सामने, कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं। नहीं, कौम पूरी ये, अच्छा, ऊपर से सर एक ये इस्तबदाद के खिलाफ इनकार है ये जेल भरो इमारत के साथ। ये क्या कंपैरिजन है? मैं आपसे ज्यादा बेहतर इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकता। मरियम बीबी कल मुल्तान में थी और उन्होंने वहाँ पर ख़िताब किया। उन्होंने कहा, देखें ये तो 2 दिन अंदर नहीं जाते और रोना शुरू कर देते हैं। फलां ने 450 दिन गुजारे, 350, 170, 200, व्हाटएवर। ये कोई कंपैरिजन है सर? इसलिए नहीं है कि वो नूरा जेल थी, जैसा नूरा कुश्ती होती है, पता लगता है लोगों को लड़ रहा है, लेकिन वो साथ साथ आप अगर गौर से देखें तो कान में बता रहे होते हैं कि आप ये मूव तुम करोगे, मैं ये करूँगा, ताकि लगे ना एक दूसरे को। वो तो नूरा कुश्ती थी। जो बेचने वाले थे वो शाम को 8 बजे इलेक्शन भी तो जितवा रहा था। yes. वो कॉलें भी तो ले रहे थे, वो तो डस्का भी तो उड़वा रहे थे, वो तो कराची में और स्टैंडर्ड था और डस्का में और स्टैंडर्ड था। और फिर उसके साथ ही मुझे वो कैदी बता दें, हमारे कैदियों में से आपसे आप शुरू कर लें, हमारे जो बाकी गए जर्नलिस्ट उनसे आप शुरू कर लें, हमारे जो लीडर्स गए उनसे शुरू कर लें, हमारे जो कारकुन एक्टिविस्ट गए उनसे आप शुरू कर लें। कौन था जिसको अंदर किसी ने गद्दा दिया? कौन था जिसके लिए एम्बुलेंस बाहर खड़ी थी? वो कौन था जिसको घर का खाना मिलता था? वो कौन था जिसको मिलने के लिए, यानी खातून ने कहा कि मिलने के लिए लोग मेरे कमरे तक जेल के अंदर आ गए, तो वो कौन था जिसके लिए सारे दरवाजे खुले थे? और वो कौन था जिसके लिए लोग जाके बाकायदा एक नैरेटिव लेते थे और फिर वो बाहर जो खड़े होते थे वो नैरेटिव
मीडिया तक पहुंचाते थे, जो चोजन मीडिया था, पेड कंटेंट वाले थे, तो वो तो जेल यात्रा तो हो सकती है, वो कैद नहीं थी। कैद होती है सौबत के साथ, तकलीफ के साथ, जज्बे के साथ और हुर्रियत के साथ। वो जो आप लोग एक दिन भी काफी है, एक लम्हा भी काफी है, जिसके ऊपर बीती है। उसकी लेंथ नहीं होती, ना उसकी विड्थ होती है। अच्छा, फिर दूसरा जो बहुत मज़े का खेज बात है कि आप सिर्फ फेस शॉट लेके बताएंगे आज छा गई और आ गई और दबा गई और उड़ा गई, और असल में वो पछता गई जब वो आ गई। उनको पता लगा कि उनकी औकात क्या रह गई है पाकिस्तान में। शादी हॉल के अंदर, आधे शादी हॉल में रेजर वायर लगा के करोड़ों लोगों से वो खिताब कर रही हैं, और पता नहीं किधर किधर की वीडियोस पोस्ट हो रही हैं। मीडिया मैनेज हुआ शदीद हुआ नहीं है। दिस अ ब्लैकआउट ऑफ इमरान खान अभी भी प्रैक्टिकली मजबूरी से लोग जितना भी दिखाते हैं। अब पता नहीं इसमें से कितनी टू चलेगी और कितनी मेरी आवाज़ चलेगी। हमारे शो पे नहीं होता। नहीं, मैं वी ट्राई आवर बेस्ट, नॉट दिस वन ना। आई अंडरस्टैंड। हाँ, आई अंडरस्टैंड। तो फिर क्या नहीं हो रहा? मुझे तो मैंने दो चीज़ें अभी मुझे पता लगी हैं जो नहीं हैं कि मीडिया मैनेजमेंट के हवाले से, कि अब तो पहले पूछा जाता है कि हमने क्या करना है। जिस तरह नहीं कि वो आप रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो वो आके रखता है आपके मेन्यू और कहता है कि आपने क्या खाना है, तो इस तरह से मेन्यू भी पहुंचता है और मेन्यू पूछा भी जाता है। तो ये तो ना जमहूरियत है, ना ये आइन है, ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ना ये कोई पैरिटी है, ना ही कोई इसको इंसाफ कहा जा सकता है, ना ही कानून की बालादस्ती, और ना ही इसको आइनी निज़ाम आप कह सकते हैं। इसको तो आप जो मर्जी कुछ और कहें। सर, एपीसी में क्यों आप लोग नहीं शिरकत कर रहे हैं? देखिए, ये ऑल फ्रॉड कॉन्फ्रेंस है। अच्छा, इसको एएफसी कहना चाहिए। जी, ये एएफसी, इसमें केएफसी और मैकडॉनल्ड के अलावा और होना क्या है? ये वैसा ही एएफसी है जैसा एएफसी और मैकडॉनल्ड हुआ था जब नवाज शरीफ ने एक सियासी जज की बहाली के लिए लाहौर से बर्गर मार्च किया था। एक दूसरा ये है कि जो जितनी भी पार्टियां हैं जो हुक्मरानी के अंदर बैठी हुई हैं, ये तो जहरीली जड़ी बूटियाँ इन्होंने इकट्ठे करके तो एक ज़राब तैयार किया है पाकिस्तान के लोगों को पिलाने के लिए। तो बाहर कौन है जिसको ये अंदर बुलाना चाहते हैं? एक पार्टी है जो सबसे पॉपुलर है, जो आज भी सबसे बड़ी पार्लिमानी पार्टी है, बड़ी अपोजिशन पार्टी है, जिसकी सबसे ज़्यादा फॉलोइंग है सारी जगह। उसके लोगों इन्होंने देखे ना कौमी इत्तेफाक राय के लिए इन्होंने किया क्या? कौमी इत्तेफाक राय के लिए पहले इन्होंने तैयारी शुरू की थी शहबाज गिल से, फिर तैयारी में इजाफा किया अरशद शरीफ वाला, फिर तैयारी में इजाफा किया आज़म स्वाति वाला, और फिर जमील फारूकी वाला इजाफा किया, और फिर जो इनके हाथ आया, फिर फवाद चौधरी हो, जो भी इनके हाथ, इमरान रियाज खान, समी इब्राहिम, अच्छा समी इब्राहिम और इमरान रियाज खान, और उसके अलावा भी बेशुमार लोग वो हैं जिनके जॉब चले गए। वो बड़ा अजाब होता है, बड़ा अजाब, यानी मिडिल क्लास ये के लिए बड़ा अजाब होता है। तो ये वो माहौल है जिसके अंदर ये कह रहे हैं कि हम एक ऐसा बयानिया तैयार करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ ऑन रिकॉर्ड कि मैं अपोजिशन में था जब इन्होंने उस वक्त शुरू किया था नेशनल एक्शन प्लान बनाना, तो जो उस वक्त की मिनिस्ट्री थी उन्होंने मुझे इनवाइट किया और मैंने बैठ के वहाँ अपना इनपुट दिया। अपोजिशन की तरफ से भी मैंने इनपुट दिया, एज अ लॉयर भी मैंने, और गवर्नेंस के एक्सपीरियंस की हैसियत से भी मैंने इनपुट दिया। अब मैं दो बातें आपके सामने रखता हूँ। पाकिस्तान की जो 66% आबादी है वो इमरान खान के साथ है। जो 2 असेंबलियों के 2 सूबे थे वो हमने तोड़ दिए, तो उसके बाद कितना बचता है जी? जो बचता है वो ये कहाँ है? मसलन मौलवी साहब 2 ज़िलों में, एक इनका जो दूसरा पार्टनर है वो एक ज़िले में भी नहीं है। ये मैं केपी की बात, जी। आप सिंध में आ जाएं, वो इंटीरियर में है सिंध के, अर्बन में वो नहीं है। ना वो कराची में है और ना वो हैदराबाद में है। पंजाब के अंदर उनकी एक नहीं तो 1.25 सीट होगी जो इनके साथ चलने वाले हैं जी। और इनके अपने जितने भी लोग हैं पंजाब के अंदर, उनमें से जिस दिन मरियम वापस आई तो उन्होंने देख लिया कि कितने लोग बाहर निकले हैं। वो अगर सिर्फ खुद इकट्ठे होते ना जितने इनके अहदेदार थे तो इससे ज़्यादा होना था। ठीक, तो जो ये सारी कौम एक तरफ खड़ी है। फिर दूसरा जो इस वक्त बड़ा ख़तरनाक है लेकिन है, उससे आप आंखें नहीं चुरा सकते, जो नैरेटिव पब्लिक के अंदर पुलिस वाले धमाके के बाद जो बन रहा है, पेशावर वाला, उसको डील करने के लिए उन्होंने पेशावर में जो इन्होंने कहा एपेक्स कमेटी की मीटिंग है, वो क्या मीटिंग थी, उसमें क्या डिस्कस हुआ, उसका क्या नतीजा निकला, उसका क्या फैसला हुआ? कोई पब्लिक देखें, जो एडम स्मिथ की इकोनॉमिक्स में उसने कहा कि वो पॉलिसी वो कामयाब होती है
जिसके साथ लोगों की वाबस्तगी और लोग समझें ये पॉलिसी हमारे लिए बनी है। एब्सोल्युटली। तो जो अफेक्टेड एरिया इस वक्त है टेररिज्म से, मोस्ट अफेक्टेड एरिया है टेररिज्म से, वो आप लगा लीजिए पहले नंबर पे आता है केपी और उसके जो फाटा के मर्जशुदा जो अजला हैं जी। आपने उनके 500 अरब में से 40 अरब तो दिया है, वो भी उसमें भी रिलीजेस कम है। पहले तो उनका जो 5 अरब से ज़्यादा 500 अरब से ज़्यादा उनका बनता है। ROZs के ज़माने से आप शुरू करें 2000 अरब बनेगा उनका। ROZs जब ये फाटा था अर्स्टवाइल, तो वो डॉलर थे जो जनरल मुशर्रफ मरहूम के ज़माने में वहाँ पे आए थे, तो वो कहाँ गए? उनके साथ कोई हिसाब किताब करो ना, कोई जिरगा कर लो बड़ा सा बैठ के। अच्छा, फिर ये है कि उनके दुख में शरीक होने के लिए आपका ये कहना काफ़ी है कि हम सबक सिखा देंगे, छोड़ेंगे नहीं, हम पीछा करेंगे। वो लोग फिर पिछले ले आएंगे कि फलाने वाक़े का किसको सबक सिखाया, फलाने वाक़े में किसको पकड़ा, फलाने वाक़े में किसका पीछा कब ख़त्म होगा, फलाने वाक़े में कब इंसाफ होगा, कलभूषण को कब सजाए मौत होगी। ये सारे वो सवाल हैं जो उठे हुए हैं। जो इस वक्त असल इशू है वो ये है कि रियासत तकरीबन लावारिस छोड़ दिया हुकूमत ने। रियासत तकरीबन, यस, इनके अपने जो बंदोबस्त, इनके अपने बिजनेस, और दूसरा क्या हुआ है कि तकरीबन हमारा जो एक पाकिस्तानी रुपया है वो 5 अफगानी डॉलर उसकी वैल्यू हो गई है। तो ये तो इतनी खौफनाक पिक्चर है कि ये सारी रियासत को लावारिस छोड़ के आईने सरजमीन बेआइन करके, और जो आइनी निज़ाम है उस पर लोगों का एक तरह से अदम एतमाद है। उनको पता है एक तरफ से इलेक्शन कमीशन है, उनको पता है किसका है जी, कौन सी पार्टी के खिलाफ फैसले आने हैं ये भी लोगों को पता है, किस पार्टी को रगड़ा देना है वो भी लोगों को पता है। हर बंदा तजज़ियाकार के तौर पर सोच सकता है। किस पार्टी, जरूरत ही नहीं है मेरी और आपकी। सर, आपकी इजाज़त से एक ब्रेक लेते हैं। ख्वातीन हज़रात, एक ब्रेक का वक्त हो जाता है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमने जो ये सरों पर कपड़ा डाल के, मुंह के ऊपर फंदा डाल के, वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर बाबर आवान साहब के लिए प्रोग्राम के पहले हिस्से में मैं एक सवाल छोड़कर गया था। सर, ये सरों पर कपड़ा डालकर अदालतों में पेश करना, बुजुर्ग सियासतदानों को धक्के देना, ये धक्के हमने आज से 3 साल पहले तो नहीं देखे। मरियम बीबी भी पेश होती थी, शहबाज शरीफ साहब भी पेश हुए और लोग पेश हो रहे थे। वो भी VIP थे। सर, ये फ़र्क उनके लिए महकमों को कहा जाता था कि इनके इर्द गिर्द 2 इशार होने, और फलाना आएगा तो उसके गिर्द 3 इशार होने, फलानी आएगी तो उसके इर्द गिर्द 2 इशार होने। और बाकायदा महकमों के जो लोग थे जिनकी ड्यूटी होती है, पुलिस हो गया, कार्य ख़ास वाले, वो हिसार आपको अकेला उनमें से कोई नज़र नहीं आएगा। एक ये वो जाहिर है, जो दूसरे हैं वो ज़रा कमतर पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़ है। जिस तरह मैं कहता हूँ 2 पाकिस्तान है जिसमें आईनी नहीं है, वो जो बड़ा है वो उसकी आप बात करें। ये जब उमरुल मुख्तार ने लिबिया के अंदर बेनिटो मुसोलिनी के खिलाफ जिद्दोजहद शुरू की, तो जो गिरफ्तारियां की जाती थी उनके मुंह के ऊपर कपड़ा डाला जाता था। फिर जब USSR बना 1930 की ये बात है जी, उस वक्त भी जिन लोगों को उठाया जाता था, समरकंद, बुखारा मुस्लिम मज़ामतकार थे और टर्क्स भी थे जिनको उठाया जाता था, तो जो मोसाद था उस वक्त का वो लोगों के मुंह के ऊपर कपड़ा डालता था। फिर जब 48 में तहरीक आज़ादी कश्मीर 47 में ही शुरू हो गई थी, 48 में जब इंडिया ने जाके श्रीनगर एयरपोर्ट के ऊपर अपनी फ़ौजें लैंड की और सर रेडक्लिफ ने उनको, हमारा ये अजनाला की एक तहसील जो हमारे सियालकोट के साथ पीछे लगती है, वहाँ से जम्मू का उनकी फ़ौजों को दाखिल होने के लिए रास्ता दिया, और एक जो जलंधर का पूरा ज़िला था काट के ये पार्टीशन ऑफ इंडिया में ये इंडिया के हवाले किया। तो वहाँ से जो गिरफ्तारियाँ होती थी उनके मुंह के ऊपर कपड़ा डाला जाता था। तीसरा ये है कि जिसकी मुलज़िम ख़तरनाक हो और उसकी शनाख्त कराना नामकसूद हो, या जो मुलज़िम है वो ऐसे इखलाकी जुर्म में जिनका नाम नहीं लिया जा सकता, बच्चे देखते हैं, वो उसमें आया हुआ हो, तो उसको पर्दा देने के लिए कि कोई उस पर हमला ना कर दे, या वो मुलज़िम जो टेररिज्म में आते हैं और उनकी शनाख्त परेड कराना मकसूद हो, वो भी उनके मुंह के ऊपर भी कपड़ा डालने का रिवाज है। लेकिन कभी किसी सियासी कैदी आप अबुल कलाम आज़ाद का खालिक दीना हॉल में हुआ कराची में, जी, ट्रायल हुआ बाकायदा, तो मुंह पे कपड़ा फरंगी राज में नहीं डाला गया। भगत सिंह वो आज़ादी का बहुत बड़ा हीरो था हमारा, इस लहंदा पंजाब का था,
और उसने 24 साल में अपनी जान इस वतन की आज़ादी के लिए कुर्बान कर दी, उसके मुंह के ऊपर कपड़ा नहीं डाला, किसी ने नहीं डाला। और मैं आई कैन गो ऑन टू गिव यू एग्जाम्पल, लॉन्ग लिस्ट। अच्छा ये कपड़ा होता क्या है बेसिकली? कपड़ा डालने का मतलब ये है कि आप आइन के आर्टिकल 14 को नहीं मानते जिसमें एहतराम आदमियत का दर्स दिया गया, डिग्निटी ऑफ मैन। शेख लियाकत के केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करार दिया हुआ है डिग्निटी ऑफ मैन के हवाले से कि ओपन सजाएं लोगों को नहीं दी जा सकती जी। तो ये बेसिकली लोगों को ये बताना है कि ये मुल्क आपका नहीं है, ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क सिर्फ उनका है जो क्रिमिनल्स हैं, ये मुल्क सिर्फ उनका है जो मनी लॉन्ड्रिंग बड़े पैमाने पे कर सकते हैं और बड़े पैमाने पे फिर खर्च भी कर सकते हैं, ये मुल्क उनका है। इसलिए कि जिनके मुंह पे कपड़ा डाला गया वो सारे कॉमनर्स हैं। उन मसलन आप यू आर अ कॉमनर, आई नो यू कम फ्रॉम पंजाब, यस सर, मिडिल क्लास। अच्छा जो फवाद है ही इज़ अ कॉमनर, ही कम्स फ्रॉम पंजाब, उसके मुंह के ऊपर भी कपड़ा डाला गया। फिर कपड़ा डाला गया अरशद शरीफ शहीद के मुंह के ऊपर, वो भी आप देख लें। तो ये एक लोगों को इसी का, ये जो कपड़े हैं ना, इनका नतीजा है आप जेल भरो है। अच्छा हाँ, हाँ। कि कैसे डरा सकते हो तुम? रास्ते बंद किए देते हो दीवानों के, शहर में ढेर न लग जाएं गिरीबानों के। 22 करोड़ लोगों को, ये जो 30-40 लोगों की अशराफिया है इस वक्त जिन्होंने इक़्तिदार पे साइफर के ज़रिए कब्ज़ा किया और जिनको बिठाया गया है, ये सारे के सारे किस तरह लोगों को काबू कर सकते हैं? ये किसी जगह बाहर निकल के पब्लिक में जा ही नहीं सकते। हम जाते हैं, आप जाते हैं, लोग सरों पे उठाते हैं। ऐसा ही है। वो जो औकात नहीं है उससे बढ़ के इज्जत ऐसा ही है। अल्लाह के करम से। सिर्फ क्यों वजह क्या है? वजह ये है कि जो उनके जज्बात, उनकी एजेंडे और उनकी सोच के नज़दीक है वो उसको एहतराम देते हैं। और जो मैं किसने मारा था अदनान मेंदरेज को, किसी को नाम ही नहीं याद, किसी को, उसको तो कोई नहीं भूला। एना गोल्डी किसके दौर में मारी गई थी, किसी को याद नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, उसको तो कोई नहीं भूला। तो जो इमाम शोदा के दौर में कौन से वहाँ रिपोर्टर बैठे होते जो रिपोर्ट करते थे, आज तक उनका 250 साल छुपाया गया उस स्टोरी को मुसलसल सर। इसके बावजूद एक एक लफ्ज़ लोगों को हिफ्ज़ है सर, एक एक लफ्ज़ लोगों के लिए रहनुमाई का बायस बनता है। ऐसे ही जो असल इशू है जिसको हम समझने से इनकारी हैं कि टाइम इज स्लिपिंग आउट ऑफ आवर हैंड। मिसाल के तौर पे ये कहते हैं जी कि हम अगस्त में इलेक्शन होने, अगस्त तक बर्बादी वहाँ पहुँच जाएगी जहाँ पे उसको नहीं रोका जा सकेगा। 3 हफ्ते पहले मुल्क में महंगाई की क्या सूरत थी? महंगाई 45% से ज़्यादा ऊपर चली गई है, 45%। जो ही रमज़ान शरीफ आएगा ये महंगाई और बढ़ेगी, 80% पे चली जाएगी, और बढ़ेगी, 70% पे चली जाएगी, 90% पे चली जाएगी, 100% पे चली जाएगी। इसलिए कि रोकने वाला क्या है? मुझे वो सिस्टम इन प्लेस बता दें जो कल वेट्स एंड मेयर्स की दुकानों पे जाएगा और लोगों को कहेगा आप इतना चार्ज करें। ये जो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए उस वक्त सस्ते बाजार बनाए जाते हैं, उनमें सबसे घटिया चीज़ें सबसे महंगी बिकती हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल राइट। एक दूसरा ये है कि ये चीज़ें खरीदने के लिए बाइंग पावर चाहिए। बाइंग पावर कहाँ है? अच्छा, फिर तीसरा ये है कि जब से इंडस्ट्री का इन्होंने शट डाउन किया है, मेरे पास एक इंडस्ट्रियलिस्ट, मैं सदर ने मुझे बुलाया था किसी मशवरे के लिए, मैं गया कोई 10 दिन पहले, तो वहाँ से एक दौड़ के मेरे पीछे, जिनका अगला नंबर था सदर से मुलाकात का, उन्होंने उनको कहा मैं इनसे बात करना चाहता हूँ, ज़रा रोकिएगा। और वो फिर वहाँ रुके नहीं, वो मेरी गाड़ी तक आ गए, गाड़ी में बैठ के और मेरे दफ्तर तक वो आ गए और यहाँ से वो वापस गए होंगे। उन्होंने मुझे बताया कि मैंने अपने यूनिट में से 2500 लोगों को मैंने छुट्टी की। वो कहते हैं मुझे नींद नहीं आती रात को, और वजह मुझे उन्होंने बताई। वो कहते हैं जो धागा बनता है, वो जो यौन बनाने वाला बंदा है, उसको धागा बनाने के अलावा कुछ नहीं आता। जो मशीन चलाने वाला है उसको मशीन ठीक करने के अलावा कुछ नहीं आता, तेल उसमें डालने के अलावा कुछ नहीं आता। जो कपड़ा सीने वाला है, जिसने कटिंग, ड्रैपिंग या स्यूइंग सीखी हुई है, स्टिचिंग सीखी हुई है, उसको और कुछ नहीं आता। तो वो जब 2500 लोग सिर्फ एक यूनिट से निकल के, यानी एक ग्रुप से निकल के बाहर जाएंगे सड़क पे, तो अच्छा, फिर एक और पहलू इसका, हर महीने हज़ारों बच्चे डिग्रियां, सर्टिफिकेट और डिप्लोमास लेके मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर से वो ग्रेड्स, पोस्ट ग्रेड्स में जा रहे हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है, हर महीने ऐसा ही है। कितनी तादाद में जा रहे हैं ये गिना जा सकता। अच्छा, जॉब क्रिएशन खत्म हो गई है। जॉब क्रिएशन होती है वेल्थ क्रिएशन से, वो है नहीं। वेल्थ क्रिएशन होती है प्रोडक्टिविटी से, प्रोडक्टिविटी होती है बिजनेस फ्रेंडली माहौल से। कुछ भी नहीं है, हालात बहुत मुश्किल है। सर अब जरा आए ना कुछ टेक्निकल पॉइंट्स की तरफ। खान साहब को नायल किया जा सकता है? नो, सवाल ही नहीं पैदा होता।
किस चीज़ में नायल किया जा सकता है? फरमाइश पे जल तो फरमाइश रही है, जल तो फरमाइश, वो जलसों में कह रही है फरमाइशी मौलाना फजल रहमान साहब कह चुके हैं कि इमरान खान जल्द नायल होने वाले हैं। शेख रशीद साहब कह चुके हैं, मेरे मुंह पर कपड़ा डालकर ये कहा गया कि खान तो नायल होने वाला है, तुम क्या करोगे? फरमाइश तो है। अच्छा देखिए, ये तो सारी वो है ना, मिसाल के तौर पे जो शेख रशीद है वो जुल्म का शिकार है, रियासती तशद्दुद में कहना चाहता हूँ उसका शिकार है, और उसके ख़िलाफ़ जो पर्चे किए गए हैं वो उसको लापता अफराद में शामिल करने की एक मुहिम है कि यहाँ से फ़लानी सूबे में ले जाएंगे, फ़लानी जगह लेके जाएंगे। ये इंतहाई शर्मनाक है और इंतहाई ये इबरत का मुकाम है उनके लिए जो ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान को एक बनाना रिपब्लिक से नीचे वाली कोई चीज़ सरजमीन बेआइन बना के इसको चला भी सकते हैं। ये उनके लिए यही तजर्बा तो हमने किया था ना मशरक़ी पाकिस्तान में, और क्या था, यही तजर्बा हमने किया था। उसका नतीजा खुदा न खास्ता यहाँ नहीं दोहराना चाहिए। एक पहलू ये हो गया। दूसरा ये कौन सा केस है जिसमें इमरान खान को नायल किया जा सकता है? कोई ऐसा मुकदमा नहीं है। जो मौलवी साहब कहते हैं, मौलवी साहब अपने देखो ना एक्सपीरियंस के ऊपर वो बोलते हैं। उनको जब नैब ने नोटिस दिया था तो उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ पेशावर के कमांडर के घर, तो अगले दिन नोटिस वापस हो गया। उनको जो हज़ारों एकड़ लोग कहते हैं ज़मीनें मिली हुई थी, जो सरकारी ज़मीनें थी, वो कोई इंच वापस नहीं ले सकता। उनको तो कब्ज़े करवाए जाते हैं, उनको कब्ज़े दिलवाए जाते हैं, उनकी फरमाइशें सुनी जाती हैं, वो फरमाइशें लाए जाते हैं। अदरवाइज़ अगर फेयर इलेक्शन एक हो जाए, वो एक सीट जीत जाएंगे तो बहुत बड़ी वो तीर मारेंगे, तीर मारेंगे। एक ही हो गया। दूसरा ये है कि जो खातून जिसको फरमाइशी तौर पे वापस लाया गया है, वो कह रही है कि पाकिस्तान ही नहीं बच सकता अगर इमरान को -1 ना किया गया। मैं हैरान इस बात पे हूँ जो कहते हैं हम कस्टोडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। कहाँ हैं कस्टोडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? जो कहते हैं रियासत की तरफ मैली आंख से कोई नहीं देख सकता, हम सारे ही कहते हैं ना, तो वो किधर गई आंख जो इतनी मैले स्टेटमेंट के ऊपर, जो मैली चादर से भी ज़्यादा मैली है, उसके ऊपर सारे खामोश हैं। इसलिए कि ये फरमाइश हो रही है, फरमाइश करके इसका एक हाइप बनाई जाएगी, वो नहीं बन सकती। वहाँ से बात गुजर गई है। सर एक फरमाइश और भी है, स्टेशन पे उनको पहुँचना चाहिए था ना, उसको गुजरे हुए 10 महीने हो गए। एक फरमाइश और भी है कि पंजाब और केपी में इंतखाबात ना हो पाए 90 दिन के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? वैसे तो फरमाइशें चल रही हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है अगर 90 दिन में नहीं करता? देखें 105 है, 105 है आइन की दफ़ा, जो कहती है कि जो ही जो चीफ एग्जीक्यूटिव है सूबे का, चीफ मिनिस्टर, वो डिसोल्यूशन का ऑर्डर करेगा, उस डेट से जो पहला काम गवर्नर करेगा वो ये करेगा कि वो ही विल फिक्स आ डेट फॉर द जनरल इलेक्शन। जी वो करना था ना जी, ये तो मुझे नहीं पता कब होगा, लेकिन ये दोनों गवर्नर आर्टिकल 6 में पकड़े जा सकते हैं। अच्छा, जाहिर है। और आप लोग लेंगे इसके ऊपर प्लीज? आप जाएंगे? वैसे तो खुद ब खुद हो जाना चाहिए, लेकिन तो आप बताओ। अच्छा नहीं, सुनिए ना, प्रोसीजर क्या है उसका? नहीं मैं प्रोसीजर बता देता हूँ। एक ही है। दूसरा उसी में लिखा हुआ है कि पहले वो इलेक्शन की तारीख, एक तारीख मुकर्रर के लिखा हो, ये भी 1 यानी एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, 90 दिन के अंदर मुकर्रर करके उसके बाद वो लगाएगा कैबिनेट एंड द चीफ मिनिस्टर। लफ्ज़ों की यानी कैबिनेट पहले लगाएगा, एक चीफ मिनिस्टर लगाएगा, वो लगा ले दोनों इकट्ठे, लेकिन पहले उसने इलेक्शन की डेट देनी है। एक पहलू ये हो गया। दूसरा आर्टिकल 6 की मैंने क्यों बात की, आर्टिकल 6 का 2A है, ज़रा वो निकाल के पढ़ लीजिएगा। उसमें लिखा हुआ है कि मुल्क के हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट भी अगर किसी गैर आइनी काम को कवर देते हैं तो वो आर्टिकल 6 के मुल्ज़म है। हाँ, 18वीं आइनी तरमीम। लेट मी टेक सम प्राइड, आई वाज द लॉ मिनिस्टर। ठीक है, इसलिए कि पिछले जितने भी मार्शल लॉ हैं सबको तहफ़्फ़ुज़ अदालती मिला हुआ है ना, इसलिए लोग लगाते चले गए। लेकिन एक पहलू कभी कभी ऐसे ही ना, वो कहते हैं ना, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। हाँ तो फिर ये भी आता है कि मगर ये हो ना सका और अब ये आलम है जो आलम पाकिस्तान का हुआ है। क्या बात कि वो थोड़े से बेहतर लोग नहीं थे जिनमें हिम्मत थी, वो कहते थे हम मार्शल लॉ लगाने लगे। एटलीस्ट फेयर तो थे। नहीं, अपने आइन तोड़ने से तो फेयर थे। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। ये नहीं कह रहे थे, मुनाफिकत तो नहीं थी ना। आइन को पामाल करके ये नहीं कह रहे थे आइनी मुल्क है। हाँ सर, अब क्योंकि आपने बात ऐसी कर दी है तो फिर जनरल मुशर्रफ साहब के ऊपर बात करना बनती है। इंतकाल हो गया उनका, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होंगी जो उनके क्रेडिट के ऊपर, उनको आप डिसक्रेडिट कह सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें क्रेडिट के ऊपर हैं, लाइक मीडिया की आज़ादी, बल्दियाती निज़ाम का ग्रास रूट लेवल के ऊपर लाना, पाकिस्तान के अंदर IT की इंडस्ट्री को फ़रोग़ देना। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर
कम से कम इतना विजन तो था उस बंदे का। देखें, आज़ाद मीडिया ने उसके साथ क्या किया मैं नहीं कहना चाहता। ट्रू, वेरी राइट। अच्छा, जदीद आईटी का नतीजा क्या निकला वो भी नहीं मैं कहना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी नज़र में जो जनरल मुशर्रफ के सिर्फ 2 काम हैं जिनको ठीक कहा जा सकता है, और 2 काम सबसे बुरे। पहला जो ठीक काम था वो पहला लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन था, और दूसरा जो ठीक काम था वो दूसरा लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन। अच्छा, दोनों यही काम। एक ये काम पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ एक और पॉलिटिकल लीडर ने किया। वो तो ज़ाहिर आए थे, मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे, इसलिए वो आइन तोड़ के आए थे। उनके रूल को तो अगर अदालत भी कहे तो मैं तो नहीं मानना चाहिए मुझे, इसलिए कि मैं आइन के को ऑथर्स में से एक हूँ। मैं कैसे मान लूँ कि कोई आइन तोड़े और उसके बाद कहे कि मुझे अदालत ने ये डिग्री दे दिया, तुमने ठीक तोड़ा है। तो एक ये था, ये केपी में 2 दफ़ा कुछ लोग बोल भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं कि जी किसी पॉलिटिकल लीडर ने कभी नहीं किया। इमरान खान ने 2 दफ़ा एम्पावर भी किया इदारों को, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन 2 दफ़ा कराए, वो जीते भी और हारे भी, इसके बावजूद उन्होंने परवाह नहीं की। ठीक है, एक बात ये होगी। दूसरा जो सबसे बुरे 2 काम थे, उनमें से पहला काम ये था कि सारे चोरों को एनआरओ दे के 8,500 लोग जिनके ऊपर रेप, आर्सन, मर्डर, टेररिज्म, किडनैपिंग, ड्रिलिंग इनटू द लाइव पीपल्स बॉडीज, वो सारे के सारे बाहर आ गए। और पाकिस्तान में इस तरह है जिस तरह कोई आप सांप बिच्छू सारे जाके किसी कुएं में बंद किए हैं, वो सारे खुल के बाहर निकल गए। उसके बाद पाकिस्तान स्टेबल नहीं हो सकता, इसलिए कि एनआरओ के ज़रिए से जो लोग बाहर निकले थे उन्होंने फिर और पैसे बनाए, उन पैसों को लगाया सियासत में, और सियासत में फिर रिवाज आ गया एक, और फिर वापस आए। जी। दूसरा ये था कि जो उन्होंने नॉन नेटो एलाई की हैसियत से अफ़गानिस्तान में अमेरिका की जंग के अंदर पाकिस्तान को धकेला, उसका नतीजा क्या निकला? पाकिस्तान के अंदर 2 नतीजे निकले। पहला नतीजा ये निकला कि ये दुनिया का वाहिद मुल्क है पाकिस्तान के नेटो का एलाई नहीं था, नॉन नेटो है, लेकिन एलाई है, एलाई तो था, नॉन नेटो एलाई है, और अपने एलाई के ऊपर अमेरिका आके मार रहा है मिसाइल, और अमेरिका आके मार रहा है ड्रोन्स। एक दूसरा नतीजा क्या निकला? जिनका घर तबाह हो गया, जिनके बाप बेटे चले गए, जिनके भाई चले गए, और रिएक्शन तो आना था, जाहिर है वो मिलिटेंट हो गए ना जी, रिएक्शन तो आना तो उसने जो मिलिटेंसी थी, ये 2 सबसे बड़े जो पाकिस्तान को, जिस तरह इससे पहले एक मार्शल लॉ आया था, उसमें फसाद दे के गया जहाद के नाम के ऊपर, और साथ वो दे के गया कहते हैं क्लाशनकोफ हेरोइन। तो इस मार्शल लॉ ने ये 2 बड़े गलत काम किए। वेरी राइट सर। बाईपोल्स आने लगे हैं मार्च में, 19 मार्च को। पहले तो खान साहब एज ए सिंगल कैंडिडेट जो है वो कंटेस्ट करने जा रहे थे, फिर एकदम पता चला कि नहीं, वो सारे अपने अपने हलकों से जो कैंडिडेट्स थे वही खड़े होंगे। इस शिफ्ट की क्या वजह बनी है? इस शिफ्ट की हमें प्लान पता लगते रहते हैं हमें जिस्मानी तौर पे और सियासी तौर पे मारने के लिए क्या हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग वापस पार्लियामेंट आ सकते हैं? देखें, एक तो ये है कि ये बड़ा ही गलत फैसला किया है इलेक्शन कमीशन ने कि वो इंतज़ार करने के बाद इतने महीने और कहा रिट्रोस्पेक्टिव इस्तीफ़ा नहीं कबूल होता। जब जाएगा उस दिन से कबूल होगा, या उस दिन से इनकार कर दिया जाएगा। इतना अर्सा उसको लटका के नहीं रखा जा सकता। और बड़ी शर्मनाक बात यह है कि पहले जो स्पीकर ऑफिस था, डिप्टी स्पीकर, सारे ये कह रहे थे कि एक एक को बुलाएंगे, एक एक का। आइन ये कहता है कि जो इस्तीफ़ा, मैं 4 दफ़ा मैंने इस्तीफ़ा दिया। एक दफ़ा मैंने लॉ मिनिस्टर की हैसियत से इस्तीफ़ा दिया, एक दफ़ा सेनेटर की हैसियत से इस्तीफ़ा दिया, एक दफ़ा वज़ीर मशीर पार्लिमानी अमूर की हैसियत से मैंने इस्तीफ़ा दिया, और दूसरी दफ़ा मैंने उस दिन रात को इस्तीफ़ा दिया जब रात को इंसाफ के लिए अदालत खुली थी। आई वॉज नॉट इन द यूनिफॉर्म। फैसला ये हुआ कि मैं जाके खड़ा हूँगा गवर्नमेंट की तरफ से, तो मैंने पाकिस्तान बार काउंसिल से दरख्वास्त की कि आई एम रिज्यूमिंग माई प्रैक्टिस, और मैं जाके सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हुआ। ठीक है, इस्तीफ़ा लिखेंगे आप अपने हाथ से, आपके कलम से होगा, और फिर आपका कलमी व दस्तखती जिसको उर्दू में कहते हैं, आप उसके ऊपर साइन करेंगे। फिर आपको बुलाया जाएगा। ये पहला आइन है, फिर रूल्स भी आ गए असेंबली के, और एक एक को अलहदा बुलाया जाएगा। इसके ऊपर उन्होंने प्रेस टॉक किया, इसके ऊपर उन्होंने शाह महमूद कुरैशी को खत लिखा, और अचानक से खुद भी कुछ भी कर गए आखिर में। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ भी आइन टूटा। इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिकल 6 वहाँ भी कभी ना कभी लगना सवाल चाहिए। किससे यहाँ पर करना चाहिए? जहाँ आइन टूटा
तो हम किसकी नजर होनी देखिए चाहिए? फिलहाल हमारी मुअज़्ज़ज़ अदलिया की? देखें नहीं, ये जो आइन टूटा है ना, वो आइन अदलिया ने अभी तक नहीं तोड़ा। नहीं उन्होंने तोड़ने की बात नहीं है, यानी इनके ऊपर चेक तो रखना है ना किसी ने। चेक जब केस बनेगा, कोई जाएगा, कोई प्रोसिक्यूशन कोई प्ली लेगा तो शुरू होगी। मुझे ये उम्मीद है अभी भी, इसके बावजूद कि बहुत सारी जजमेंट्स तरीका कार जो ख़ास तौर पे असेंबली को जिस तरह कहा गया इतने बजे बैठो, वो गलत था। मैंने तो अदालत में बिकाब भी कह रहा हूँ, और फिर कहा गया इतनी देर में फैसला करो, वो गलत था। वो स्पीकर ऑफिस का डोमेन था जिसमें अदलिया ने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा मुदाखलत की। वो रिपोर्टेड जजमेंट है, उसके ऊपर आप फेयर कमेंट करके उसको 100 दफ़ा गलत कह सकते हैं। तो आप गलत नहीं कह रहे होंगे, आप अपनी ओपिनियन दे रहे होंगे। लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि अब जो आइन का आर्टिकल 6 है, 2A है, और इस सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए अगर पूरा सिस्टम को रुखसत करने के लिए ये कहता है कि जनाब मैं 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराता, तो उसको तो जो प्रोटेक्ट करेगा वो आर्टिकल 6 है, वो उसी के ज़ुमरे में आता है। एब्सोल्युटली राइट, वेरी काइंड ऑफ यू सर, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।